नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने और भी गति, दूरी, विस्थापन जैसी चीज़ों को देख लिया था। अब हम कुछ आगे चीज़ें देखेंगे, कुछ टर्मों को देखेंगे। आप उन टर्मों को बहुत ही आराम से समझिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आप कितनी भी चीज़ें पढ़िए, कितने भी नोट्स से पढ़िए, कितनी भी बुकों से पढ़िए, आपको वो सभी चीज़ों में समानता दिखेगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, आप 1000 बुक पढ़ेंगे, आपको नया लगेगा और बार बार 1000 बार ही भूलेंगे। तो देखिएगा, आप यहाँ कॉन्सेप्ट देखिएगा, किस तरह से मैं क्लियर करता हूँ वो चीज़ देखिएगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति आखिर होती क्या है? देखिए, आपको ना क्या नहीं करना, कोई वस्तु केवल ऊपर नहीं फेंकना, ऐसे ऊपर ऐसे नहीं फेंकना कि जैसे आप कोई वस्तु लिए और ऐसे ऊपर को फेंक रहे, ऐसा नहीं करना। आपको जैसे आप कोई पत्थर फेंक दो, ऐसे लेकर के ऐसा फेंकते हैं, तो आप देखते कि वो पत्थर, जैसे आप देखेंगे कि आपने ना क्या किया, वो पत्थर यहाँ से फेंका। जैसे आपने क्या किया, वो पत्थर यहाँ से फेंका, तो आपको पता है वो पत्थर कहाँ गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा। यहाँ से फेंका तो पत्थर कहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा। और मैक्सिमम आप देखेंगे कि एक स्तर पर वो क्या होगा, एक स्तर पर उसकी ऊंचाई क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये ऊंचाई क्या होगी, मैक्सिमम। आप देखें कि आप कोई चीज फेंकते हो, ऐसा तो नहीं कि वो ऊपर फेंक दे तो वो केवल ऊपर ही चली जाए। तो देखिए, जब आप क्या करते हो, कोई वस्तु एक स्थान से जब फेंकते हो, तो जब वो मतलब इस तरह से किसी गति करी, एक वो परवलयाकार, देखिए ये देखिए परवलयाकार गति कर रही ना, देखिए ये वाली। तो ये जो आपकी गति है वो क्या होती है, आपकी प्रक्षेप्य गति होती है। कि जब वो क्या होता है, एक निचले स्तर से जाते हैं ऊंचाई स्तर पर, फिर जाकर के एक निचले स्तर पर आती है, तो इस तरह की जो मतलब गति होती है वो क्या होती है, प्रक्षेप गति होती है। जैसे आप देखते हैं, आप पत्थर फेंकते तो पत्थर जो आप देखते हैं एक स्थान जहां से आपने, वहां से नीचे से उठता है कि नहीं, एक मैक्सिमम ऊंचा तक जाएगा और फिर वहां से धीरे धीरे नीचे आना चालू होगा। तो इस तरह की जो गति होती है आपकी, वो क्या कहलाती है दोस्तों, प्रक्षेप्य गति होती है। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक तो देखिए समझिएगा आप, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास क्या है, देखिए ये क्या है आपका क्षैतिज परास। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो वस्तु द्वारा जो कुल दूरी तय की जाती है, जो वस्तु द्वारा कुल दूरी तय की जाती है, वो क्या कहलाता है, आपका क्षैतिज परास होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षैतिज परास होता है। दूरी ध्यान रखिएगा, क्षैतिज परास का संबंध किससे, दूरी से। किससे है, दूरी से। तो यहाँ इसका क्षैतिज परास ये होगा कि नहीं, क्योंकि उसने दूरी कितनी तय कर ली है, इतनी दूरी तय कर ली है। इसमें एक टर्म होता है उड्डयन काल। अब जब देखिए, जब आप वस्तु यहां से फेंकेंगे और जब वो वस्तु यहां पर पहुंचेगी, तो यहां पे क्या होगा, टाइम तो लगेगा ना। तो जो ये टाइम लगेगा, इस टाइम को क्या बोलेंगे आप, उड्डयन काल। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको उड्डयन काल। इस समय को बोलेंगे जब कोई वस्तु को फेंका जाता है, तो जब उसको अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगता है, वो क्या कहलाएगा, आपका उड्डयन काल। जैसे आपने देखा, आपने कोई पत्थर फेंका, तो कोई ने तेजी से फेंका, जैसे आपने किसी ने मतलब बहुत पास में जैसे फेंका, एक की दूरी फेंकने की काम है, एक की तेज है, तो जिसके में मान लीजिए ज्यादा समय लगा उसका उड्डयन काल ज्यादा है। वो जिसको शुरुआत से अंतिम तक, जैसे दो लोगों ने फेंका, अब उनकी दूरी क्षैतिज परास और उनका उड्डयन काल अलग अलग होगा, क्योंकि उनमें क्षमता, उनकी शक्ति कैसी अलग अलग होगी। तो आपका कुल मिला के एक छोर से अंतिम दूसरे छोर पर जहां से आपने फेंका, पत्थर जहां पर गिरा, आपने देखा कि यहाँ से आपने मतलब पत्थर फेंका और जाके आम में लगा, वहां पर गिरा, तो इतना क्या, उतनी दूरी क्या होगी आपकी, क्षैतिज परास। वो जो समय लगा वो क्या हो जाएगा, उड्डयन काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं इसका। तो जैसे आपने देखा, ये देखिए हमेशा ये कौन सी गति मानी, हमेशा द्विविमीय गति मानी जाती है, 2 डायमेंशनल गति मानी जाती है हमेशा। कैसी मानी जाती है, द्विविमीय गति। जैसे आपको पत्थर फेंकना, जैसे आप फुटबॉल की गति, जैसे आप क्या है, फुटबॉल की गति। अब जैसे आप कोई वायुयान में जा रहे हो, वहां से आप कोई सामान फेंकते, तो ये सब तीनों प्रकार की गति क्या है, आपकी द्विविमीय गतियां के उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं घोड़े गति की। घोड़े का मतलब क्या हो, घूर्णन। घूर्णन का मतलब क्या होता है, घूमना।
अब देखिए जैसे कोई चीज घूमती है तो उसके बीच में ना तो कोई चीज तो होती है ना, जैसे आपने देखा कि साइकिल है, साइकिल का पहिया घूमता है तो उसके बीच में क्या है, एंगल डला हुआ है, ठीक है, तो वो उसके चारों ओर घूमती है, घूमती के ना घूमती। तो ये क्या है, जब कोई भी आपका पहिया किसी परिधि को केंद्र में रख करके, या कोई भी पहिया किसी परिधि के चारों ओर घूमता है, देखिए ये आपका कोई बिंदु है, या कोई का बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर अगर कोई चीज घूम रही है तो वो क्या कहलाएगी आपका, वो उस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, घूर्णी गति। जैसे आप देखते हैं ना, ये है, अब इसके चारों ओर अगर कोई चीज आप इसमें लगा दो चक्र, वो घूमे तो क्या है, एक मतलब एक निश्चित बिंदु है, एक केंद्र बिंदु है कि नहीं, इस केंद्र बिंदु के चारों जो पहिया की गति होती है वो क्या कहलाती है, आपकी घूर्णी गति कहलाती है। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, जैसे आप देखते हैं कि और भी जैसे साइकिल का पहिया घूम रहा, और भी जैसे आपके और ले लीजिए, जैसे मोटरसाइकिल का भी पहिया उसी तरह से घूमता हुआ है। ये क्या है आपकी अभिकेंद्री बल। जैसे आप देखिए चक्किया, देखिए चक्किया के जो पार्ट घूमते हैं वो भी देखिए आप उसी में घूमते हैं। तो ये क्या है आपके, ये सब आपकी घूर्णी गति है। अब देखिए ये गति भी देखिए दो टाइप की होती है, घूर्णी गति को भी आप देखिए दो उसमें बांटेंगे। जैसे देखिए अब हो गया ना, ये क्या हो गया, घूर्णी गति होता है। अब देखिए अब एक होता है, देखिए आपका वृत्तीय गति। क्या होता है, वृत्तीय गति। ये तो हो गई घूर्णी। घूर्णी गति में क्या है, एक केंद्र होगा, उस केंद्र के परितः घूमेगी वो चीज। अब देखिए वृत्तीय गति में क्या होगा, अगर कोई वस्तु बिल्कुल उस जो गोलाकार वृत्त की परिधि उसके किनारे पर घूमती है। जैसे आपने ये साइकिल है, इस साइकिल का टायर है, ये क्या है आपका, साइकिल का टायर है। टायर में ये आपका ये क्या है, टायर है ना, ये यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु आपने यहाँ पर मतलब वहां पर है, तो ये जो गति इसके द्वारा जो घूमी जा रही है ये वाली वस्तु, ये क्या कहलाएगी आपकी, ये आपकी परिधि की कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी, जो आपकी परिधि पर घूम रही है। कहाँ पर, परिधि पर, यहाँ पर घूम रही है, देखिए यहाँ पर घूम रही है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे आपने कोई एक पत्थर बांधा, एक पत्थर बांध लिया और उसको आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी वृत्तीय गति, क्योंकि वो क्या ना किस पर घूम रहा है, पूरी परिधि पर घूम रहा है। किस पर घूम रहा है, उसके चारों परिधि पर घूम रहा है। अब देखिए हम देखते हैं ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक कैसा होता है आपका अपकेंद्रीय बल। अभी का मतलब होता है केंद्र से, वो अपकेंद्र, अप का मतलब होता है दूर से। अगर देखिए बल अगर केंद्र की ओर लग रहा है, जैसे देखिए ये क्या है, यहाँ इस पर केंद्र है, ये क्या है इसका केंद्र, तो अभिकेंद्र। अब अगर देखिए अगर बल कहाँ पर लग रहा है आपका, बल और दिशा दोनों कहाँ पर है आपका, केंद्र की ओर है। कहाँ पर है, केंद्र की ओर है। तो इस तरह का बल क्या हो जाएगा आपका, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। अब जैसे देखिए आप देखते कि उड़ता हुआ पक्षी है, उड़ता हुआ जो पक्षी आप देखते वो मुड़ जाता है, मुड़ जाता है कि नहीं, तो कैसे मुड़ जाता है, वो अपना अभिकेंद्रीय बल कैसे संतुलित करता है, वो करता है तिरछा होकर के। जैसे कोई भी देखिए जब आप उड़ेगी तो वो कैसे हो जाएगी, तिरछा हो जाएगी। तो तिरछे होने से, आप प्लेन को भी देखिए उड़ेंगे तो वो तिरछा हो जाएगा, तिरछे होने से ही वो क्या होती है, मुड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि जो दिशा है उसकी, और जो आपका बल लग रहा है कहाँ की ओर लगता है, अंदर, क्योंकि जब वो मुड़ेगा ना तो जो आपका दिशा उसकी किसकी ओर जाएगी, अंदर की ओर आएगी, तो बल भी कहाँ पे लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। तो ये क्या होता है आपका अभिकेंद्रीय बल। अब देखिए आप जैसे देखते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी किसके चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ। आपको पता है कि ये क्या है आपका सूर्य है, और ये इसके यहाँ पर ये क्या है हमारे, जैसे ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, तो ये हमारा पृथ्वी, तो इसके चारों ओर घूम रहा है ना, तो ये अपने आप को अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त करता है, कॉन्सेप्ट ये उठता है। तो ये देखिए किससे प्राप्त है, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो पृथ्वी जो इसके सूर्य के चारों ओर घूमती है, और वो जो मतलब अपना अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करती है, वो किससे प्राप्त करती है, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त करती है। किससे दोस्तों प्राप्त करती है, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ये तो आपको समझिए कि अभी का मतलब क्या होना, केंद्र की ओर, मतलब आपका जब बल और दिशा कहाँ पर हो वस्तु की, केंद्र की ओर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। देखिए ये क्या है, जैसे F बराबर mv², ये क्या है, इसकी गति है, वृत्तीय गति। और ये क्या है आपका r, ये क्या है आपकी, ये r है, तो ये क्या है आपकी दूरी है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी दूरी है, ये परिधि की त्रिज्या है, आप ऐसा भी कह सकते हो। ये क्या है आपका बल है, तो ये आपका अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv² बटे क्या होता है, r होता है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए एक अपकेंद्रीय बल क्या होता है, एक अपकेंद्रीय बल। अब हम आपको बता चुके थे कहाँ की ओर लगेगा, बाहर की। अब देखिए आप
जैसे आप देखेंगे, आप वाहन में बैठे हुए, कार में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, आप देखते हैं जब बस क्या होती है, मुड़ती है, तो मुड़ती है तो आप क्या होती है कि बस इस साइड मुड़ेगी तो आपका धक्का किसकी ओर लगेगा, इस साइड की ओर लगता है ना। तो वो जो आप मतलब अगर वहां पर वो चीज नहीं होगी, जैसे जिसमें आपका उसका बोनट है, अगर वो नहीं होगा तो आप क्या हो जाओगे, फिर जाओगे। अगर कोई इसमें बोनट क्यों लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि अगर वो मुड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, फिर जाएगा। तो इस तरह से वो बल कहाँ की ओर लगता है, बाहर की ओर लगता है। तो ये बल बाहर की ओर लगा ना, तो बल जो आपका बाहर की वो दिशा भी कैसी रहती है, बाहर, क्योंकि आप अंदर की ओर थोड़े फेंकोगे, कहाँ की ओर फेंकोगे, बाहर की ओर फेंकोगे। तो वह बल जिसमें क्या हो जाता है, जो वस्तु का जो बल है बाहर की ओर लगता है, उसका दिशा भी कैसी होती है, बाहर की ओर होती है। तो ऐसा बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। अब देखिए आप, तो ये एक और देख लीजिए आप, जैसे आप क्या करते हैं, आप देखते हैं ना आपके घर में क्या होता है, जैसे दूध होता है, तो दूध का क्या आप मक्खन निकालते हैं, मतलब उससे क्या है, घी जो आपका मक्खन निकालते हैं, तो आप देखते हो कि उसमें जो मशीन मतलब चलती है, तो वो क्या करती है, जब उसमें चलती है तो आप देखेंगे, अगर उस देखते हैं बाहर निकलता है, उससे आगे कुछ घूमती है तो उससे मतलब बाहर कुछ निकलने लगता है। कारण क्या, कि वो बाहर की ओर मतलब उसको हटाती है, मतलब कहाँ की ओर हटाती है, बाहर की ओर हटाती है। तो इस वजह से मतलब उससे जो क्या हो जाता है, मक्खन बाहर निकल आता। तो मक्खन जो मतलब दूध से क्रीम निकालने की मशीन किस पर आधारित है, अपकेंद्रण बल पर। और एक और देखिए, आप जैसे कपड़ा साफ करने की वाली वॉशिंग मशीन, आप देखते हैं आपका कपड़ा गंदा है, मैल है, लेकिन वो मैल कैसा आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये भी क्या है, आपकी मतलब मशीन है, वो किस पर काम करती है, आपकी अपकेंद्रण बल पर काम करती है। ठीक है, तो ये देखिए। अब एक चीज और देखिए, जैसे मान लीजिए आप देखिए क्या है, जैसे मेले में देखिए आप, मेले में जो मतलब ऐसी घूमती है वो, जो आप जाते हैं मेले में, तो वहां पर जैसे गोल वाली होती है ना, घूमने वाली वो, तो उस पर झूला बोलते हैं ना जिसको, तो उस पर जैसे आप बैठेंगे, और अगर आप उसको नहीं पकड़ेंगे, और जब वो मुड़ती है तो आप ऐसे फिक जाओगे, दूर फिक जाओगे कि नहीं। तो इसके कारण किसके कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। अब जब देखिए, तो ये मतलब कॉन्सेप्ट किसके हैं, आपके आपके दो। अब आपको समझ में आ गया कि प्रक्षेप गति क्या है, तो प्रक्षेप गति आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमने क्या बताया आपको, घूर्णी गति कि किसी चीज का घूर्णन करना। तीसरा हमने क्या बताया, जो वृत्तीय गति, जो वृत्त के परिधि पर जो गति करती है कोई वस्तु, वो वृत्तीय गति। वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, एक अभिकेंद्रीय गति होती है, ये क्या होता है, अपिकेंद्रीय गति, आप केंद्रीय गति होती है। ठीक है, तो हमने सब इनके एग्जाम्पल बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर पर विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। और आगे इन वीडियो को आप देखते रहिए, जो भी टॉपिक आपको कठिन लगता है मैं उसको सरल से सरल भाषा में आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।